हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो हमारी ज्योग्राफी की जो भी श्रृंखला चल रही थी इसी चैनल पर, जिसमें हम आज एक नया अध्याय जोड़ने आए हैं और वो अध्याय है यानी वो टॉपिक है जल संसाधन, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। पिछले वीडियो में हमने जो देखे थे वो कृषि देखी थी। कृषि के कई पार्ट बन गए थे, शायद मुझे भी याद नहीं है कि कितने पार्ट बने थे, क्योंकि मैंने उसको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से कराया। क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के, हालांकि वो यूट्यूब के दौरान उन्होंने नहीं कहा था, मुझसे फिज़िकली मिलकर उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप थोड़ा मेंस के हिसाब से क्वेश्चंस कराइए ताकि हमें भी मेंस में थोड़ा प्रॉफिट उनसे हो। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने उसको मेंस और प्री दोनों के हिसाब से कराया। इसलिए थोड़े लंबे वीडियो यानी लंबे टॉपिक चले, और वही मैंने इस टॉपिक में भी किया है। और जो आने वाले टॉपिक है उनमें भी मैं यही करूँगा कि प्री और मेंस दोनों के हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ाऊँ। तो जो स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते जैसे पीएससी हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें ज्योग्राफी सिलेबस में है, वो सारे स्टूडेंट ये क्लास ले सकते हैं बिना किसी भय, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के ये क्लास ले सकते हैं। और मैं आपको पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ऑफलाइन में आप हज़ारों रुपए खर्च करके ऑफलाइन क्लास लेते हैं, वहाँ पर आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। ओके। और जो माध्यम रहेगा वो हमारा हिंदी रहेगा, यानी हिंदी मीडियम के कोई भी छात्र इस क्लास को ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के छात्र भी इस क्लास को ले सकते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। ओके। और यहाँ पर मैं जो कंटेंट कराता हूँ उसको टेलीग्राम चैनल, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोगों को उसकी, वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, लेकिन उसमें कोई इश्यू आ रहा है वेरीफाई का, वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो जैसे आपको टेलीग्राम की लिंक की अगर आवश्यकता है तो आप अपना नंबर या टेलीग्राम चैनल मुझे भेज सकते हैं, मैं उस पर आपको भेज दूँगा लिंक। ठीक है। कोई बहुत बड़ा हमारा चैनल नहीं है, मैं जीरो लेवल से डाउन टू अर्थ के हिसाब से लेकर चलूँगा। कोई भी मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं नंबर आपको दे चुका हूँ पिछले वीडियोस में। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजना है। पिछले वीडियोस में अगर आपको समझ में नहीं आए या कोई गलती हो, मेरी गलत पढ़ाया हो, कंटेंट गलत हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके। बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो देखिए यहाँ पर पानी की महत्व यहाँ पर समझाया गया, ये इमेज आप देख सकते हैं। ये इमेज आप देख सकते हैं कि पानी अगर ना हो तो क्या परिस्थितियाँ होती हैं। अभी भी भारत की, विश्व की बात छोड़िए, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत के कई राज्य ऐसे जिसमें यही स्थिति है पानी की। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। संसाधन क्या चीज़ होती है वो पहले बात तो समझिए, या रिसोर्स क्या होते हैं वो समझिए। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, संसाधन बोल देते हैं, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको रिसोर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पंखा को अगर हम उठा लें एग्जाम्पल के रूप में, कि पंखा एक संसाधन है, तो किसका संसाधन है, वो हवा का। जो हमें गर्मी लगती है, हमें आवश्यकता किसकी होती है, हवा की होती है। तो हमारी हवा की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वो क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। तो संसाधन क्या होता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। यहाँ पर बात हो रही है वाटर रिसोर्स यानी जल संसाधन की। तो ये हमारे पानी की आपूर्ति यानी पानी की जो कमी है उसको पूरा करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, जल संसाधन बोल देते हैं। संसाधन से हमेशा आपको याद रखना है
कि हमारी नीड जो भी आवश्यकता होती है उनको पूरा करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, संसाधन बोलते हैं। संसाधन का टॉपिक आएगा, 1 मिनट। तो संसाधन का टॉपिक आएगा, वहाँ पे मैं डिटेल में कराऊंगा कि संसाधन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने संसाधन होते हैं। ठीक है। जल संसाधन जल के प्राकृतिक संसाधन है जो जल आपूर्ति के स्रोत के रूप में संभावित रूप से उपयोगी होते हैं। पृथ्वी पर 97% खारा पानी उपस्थित है, यानी पृथ्वी पर जो भी पानी है, जैसे 100% अगर हम पानी पृथ्वी पर माने, जो भी जैसे 70% पानी पृथ्वी पर है और 30% क्या है, भूमि है, तो 70% पानी को अगर हम 100% माने तो 100% का 97% कैसा पानी है, खारा पानी है। केवल 3% पानी ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं। इसका 2/3 मीठा पानी है। इसका मीठा पानी और जिसको हम पी सकते हैं वो पानी एक ही होता है। इसका 2/3, किसका 2/3, इसका 2/3 से थोड़ा अधिक हिस्सा ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ की चोटियों में जमा है। शेष बचा हुआ ताज़ा पानी मुख्य रूप से भूजल, भूजल का मतलब क्या होता है, भूमिगत जल, और भूमिगत जल का मतलब क्या होता है, भूमि के अंदर का जल के रूप में पाया जाता है, जिसका केवल एक अंश इसका एक छोटा सा अंश जमीन के ऊपर या हवा में मौजूद है। तो पानी कहाँ कहाँ पर, अभी हम पूरा समझेंगे इसको। पहले ये जो कंटेंट है उसको आप समझिए, फिर हम ग्राफ के अनुसार समझेंगे। मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोतों में सतही जल, प्राकृतिक स्रोतों की बात हो रही है, यानी सोर्सों की बात हो रही है। तो सतही जल, नदी प्रवाह के नीचे का जल, भूजल, भूजल का मतलब होता है जमीन के अंदर का, और जमा हुआ जल शामिल है। मीठे पानी में कृत्रिम स्रोतों में, कृत्रिम का तो मानव द्वारा बनाए गए, ठीक है, अपशिष्ट जल और अवलवणीकृत जल, समुद्री जल शामिल हो सकते हैं। थोड़ा गला खराब है, देखिए इस लाइन को मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए, मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक स्रोतों में सतही जल, नदी प्रवाह के नीचे का जल, भूजल और जमा हुआ जल शामिल है। मीठे पानी के अगर हम कृत्रिम स्रोतों की बात करें, में उपचारित अपशिष्ट जल, जिसको पुनः प्राप्त जल, और अवलवणीकृत, अवलवणीकृत का मतलब क्या होता है, जिसमें लवण यानी नमक की मात्रा यानी खारा पानी नहीं है, समुद्री जल शामिल हो सकते हैं। क्लियर। अब हम समझेंगे पूरा चित्र के अनुसार कि कहाँ पर कितना जल है। अब देखो यहाँ पर पूरा समझना, यहाँ पर टोटल वाटर दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया, टोटल वाटर पृथ्वी पर कितना है वो दिया गया है। क्लियर हो गया ना। टोटल वाटर कितना है पृथ्वी पर, 70% है। कितना है, 70% टोटल वाटर है पृथ्वी पर। उसमें से जो समुद्रों में कितना पानी है, ओशन में 97 लगभग कितना पानी है, 97% कहाँ पर है, समुद्रों में है, महासागरों में। 96% आया है या 97% आया है। अदर सलाइन वाटर कितना है, 0.9%। और पूरी बात हो रही है ये अदर में क्या, यहाँ पे एक पिंक दिख रहा है ना, इसका ये अदर मतलब जैसे वायु में उपस्थित है, ठीक है ना, वैसे की बात हो रही है। और जो फ्रेश वाटर है लगभग 2.5 से 3% क्या है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है, जो पीने योग्य होता है, जिसको हम पीने में, खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होता है, फ्रेश वाटर यूज होता है। इतना क्लियर हो गया आपको। ओके। पूरा यहाँ पर 70% जल पूरी पृथ्वी को हम मान लें तो उसमें तो 70% क्या है, जल है, और 30% क्या है, भूमि है। तो यहाँ पर हम 70% की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे ग्लोबल पर जितना भी पानी है वो कितना है, 70%। ओके।
अब अगला क्या है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हमने कितना पढ़ा था, 2.5% पढ़ा था या 3% पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर जो 2.5 या 3% को अपने क्या मान लिया, 100% मान लिया। तो 100% का जो फ्रेश वाटर है उसका ग्लेशियर एंड जो बर्फ़ की टोपियाँ होती हैं उनमें कितना है, लगभग 67% या 68.7% कहाँ पर पाया जाता है फ्रेश वाटर का, ग्लेशियर और जो बर्फ़ की टोपियाँ होती हैं, चोटियाँ होती हैं उनमें। और उसके अंदर ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मिट्टी कलर का, जो ज़मीन के अंदर जो पानी है वो कितना है, 30.1% है ज़मीन के अंदर, यानी भूमिगत ग्राउंड वाटर। और अगर सरफेस पर हम फ्रेश वाटर की बात करें नदियों वगैरह में तो कितना है, 1.2%। क्लियर होता जा रहा है ना आपको। ये ऐसा आप ग्राफ बना भी सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफ है ये, आप इसको आसानी से बनाकर और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरा वाटर पढ़ा पृथ्वी पर कितना है, फिर हमने यहाँ से फ्रेश वाटर उठाया, फ्रेश वाटर को अपने आप में 100% माना, उसका कितने परसेंट क्या है ये हमने समझा। ओके, एक मिनट। फिर हमने देखा कि जो सरफेस वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर है वो, अब जो सरफेस वाटर यानी ज़मीन के ऊपर जो पानी है उसका 69% हिस्सा कहाँ पर है, बर्फ़ों के रूप में या परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, ऐसी एक ज़मीन ऊपर या नीचे, भूमि के ऊपर या भूमि के नीचे एक ऐसी ज़मीन जो लगातार 2 साल तक बर्फ़ के रूप में जमी रही हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, परमाफ्रॉस्ट बोल देते हैं। ओके, क्लियर हो गया ना। तो उसका 69% पानी कहाँ पर है, यहाँ पर है। और लेक में कितना है, लगभग 21% पानी। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, ये ग्रीन का ये है रिवर्स में, और ये ऑरेंज वाला ये है लिविंग थिंग्स में, ठीक है, जैसे जीव जंतु जो भी होते हैं ना। और ये यहाँ पर, और ये मिट्टी के जो मॉइस्चर होता है उसमें ये पानी है, और एटमॉस्फेयर में कितना पानी है, इतना है। क्लियर हो गया ना। ओके, तो ये डिवीज़न था पानी का कि भारत में कितना ग्लोबल कितना पानी कहाँ पर होता है विश्व में, किस पानी को कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, ये पूरा डिवीज़न था। इस ग्राफ को आसानी से आप समझ लेना और इसको आसानी से आप याद कर लेना। ओके, थोड़ी मैं क्लास छोटी ले पाऊँगा, थोड़ा जुकाम बार बार हो जाता है, कमी मेरी है कि कोल्ड ड्रिंक पी लेना। चलिए, आज मैं पूरा नहीं करा पाऊँगा इसको, मतलब पूरा जो मैंने सोचा था उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको कोई भी अगर दुविधा हो मेरे समझाने के तरीके में या कोई कंटेंट में, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपका कंटेंट सही नहीं है, आपके समझाने का तरीका गलत है, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। ओके, मुझे कोई बुराई नहीं है, आप मुझे बताते हैं कि सर आपके कंटेंट में ये कमी है या आपके समझाने में ये कमी है, मुझे कोई बुराई नहीं है। ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपके कंटेंट में या समझाने में कोई परेशानी है, तो मैं उसमें सुधार करूँगा, है ना। भारत के जल संसाधन, अभी यहाँ पर जो बात हो रही थी विश्व की बात हो रही थी, अभी हम जो पढ़ेंगे भारत के अंदर पढ़ेंगे। भारत में जल संसाधनों में वर्षा, सतह, भूजल भंडारण और जल विद्युत क्षमता की जानकारी शामिल है। भारत में प्रति वर्ष औसतन 1170 मिलीमीटर या 46 इंच वर्षा होती है। पूरे भारत की बात हो रही है ना, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे साउथ का एरिया हो, चाहे वो पूर्व का एरिया हो, उत्तर पूर्व का एरिया हो, मध्य का एरिया हो, सब। या प्रति वर्ष लगभग 4000 घन किलोमीटर 960 घन मील वर्षा होती है। या प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 1720 घन मीटर यानी 61,000 घन मीटर ताज़ा पानी होता है। ये सब चीज़ कंटेंट प्री और मेंस के दोनों के हिसाब से याद रखना है आपको, है ना, कि अगर
प्री में तो सीधा क्वेश्चन ही आपसे पूछ लेगा, और मेंस में अगर आपको कंटेंट में डाटा प्रश्न में जो डाटा अगर बात आती है, डाटा से क्या होता है आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे ने चलो पढ़ाई की है, आप उसको कंटेंट के साथ साथ यानी जो भी लैंग्वेजेस होती हैं उसके साथ साथ उसको डाटा भी याद है। भारत में दुनिया की आबादी का 18% और दुनिया यहाँ पर 18 या 17 16 भी हो सकता है ना, दुनिया के जल संसाधनों का लगभग 4% हिस्सा है। अगर मैं बात करूं कि भारत जो आबादी है भारत की वो दुनिया का 18% या 17 16 जो भी आपको मिले, कुछ भी लिख देना, 17 भी लिख सकते, 16 भी, 18 भी। तो आबादी का भारत के विश्व की आबादी का भारत की आबादी कितना है? 18%। वहीं अगर हम जल संसाधनों की बात करें तो मात्र 4% का हिस्सा है। देश की जल समस्या को हल करने का एक उपाय भारतीय नदियों को आपस में जोड़ना है, और वो हो भी रहा है। जैसे लिंक परियोजना जो भी आप समझते हैं, ये नदी लिंक परियोजना, तो वो इसीलिए इसके लगभग 80% क्षेत्र में प्रति वर्ष 750 मिलीमीटर या 30 इंच या उससे अधिक बारिश होती है। हालांकि यह बारिश समय या भूगोल में एक समान नहीं होती है। जैसे मेघालय में भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वही अगर हम बात करें राजस्थान में तो बहुत कम बारिश होती है। ये तो आप सब पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ डाटा था जो मैंने आप लोगों के लिए दिया है। जैसे भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जिसको 2027 में बोला जा रहा है कि ये भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, है ना। कि और भारत संक्रमण में सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना सर्वोपरि है। इस प्रयास में जल एक महत्वपूर्ण संसाधन होने की भूमिका रखता है। विश्व की लगभग 17% आबादी का वहन, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, ये थोड़ा कंटेंट मिस्टेक है, वहाँ पे 18% लिखा था, यहाँ पे 17% लिखा है, कहीं कहीं 16% भी लिखा है। कि आबादी का वहन करने वाला भारत विश्व ताजे जल संसाधन का मात्र 4% ही रखता है, जो स्पष्ट रूप से इसके विवेकपूर्ण उपयोग और कुशल जल जोखिम प्रबंधन की आवश्यकताओं को उजागर करता है। भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक निष्कर्षण करता है और मात्रा विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े भूजल निष्कर्षण करता यानी यूज़ करना। पहले नंबर पे चीन आता है और दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है। भारत के निष्कर्षित भूजल का केवल 8% ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। उसका सबसे ज़्यादा जो भारत में पानी यूज़ किया जाता है वो सिंचाई में यूज़ किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है प्री के हिसाब से, सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है? सिंचाई में। शेष 12% भाग उद्योगों में उपयोग किया जाता है। ओके, नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार अगर बात करें, भारत में उभरते हुए जल संकट के बारे में आगाह किया, और जहां देश के 600 मिलियन से अधिक लोग जल की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। यह आकलन भी किया गया है कि 2030 तक यह जल मांग उपलब्ध आपूर्ति दोगुनी हो सकती है। यानी जो संकट अभी है ये संकट 2030 तक दुगना हो सकता है। ओके, तो ये संसाधन हमने बताए थे, इनको हम कल से पढ़ेंगे। थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम है ना। ये संसाधन है, इसको हम एक एक करके आसानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे। और ये संसाधन जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे भूजल पढ़ेंगे यानी भूमिगत जल, इसको क्या बोलते हैं? भूमिगत जल बोलते हैं। ये मेंस और प्री दोनों के हिसाब से आप इसको पढ़ना। ओके, चलिए इसको मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे भूजल से, ग्राउंड वाटर से। प्लीज़ आप लोगों को अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।